तो बेसिकली आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है ग्राफोलॉजी का। एंड ये प्रोफेशनल ग्राफोलॉजी इसलिए है क्योंकि हम इस पे प्रोफेशनल लर्निंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से देखा और किया, नहीं, हर एक लेटर की बनावट कैसी हो सकती है और उसकी बनावट जैसी होती है उसके हिसाब से हम उसके ट्रेड्स देखेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो हैंडराइटिंग के लेट मी अरेंज माय कैरेक्टर। हाँ जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हैंडराइटिंग में एनालिसिस में दो मेथड्स होती हैं, एक तो गेस्टॉल्ट मेथड और एक होती है ट्रेट मेथड। ये जो गेस्टॉल्ट मेथड है ये एक होलिस्टिक मेथड है। इसका मतलब क्या होता है, और ये बड़े जो आपको नॉर्मल दिख रहा है आप उसमें से फिगर आउट करते हैं कि सामने वाला का एक्चुअल में नेचर क्या है और वो कैसा है। और ये जो ट्रेट मेथड है वो होती है माइक्रोस्कोपिक। आपने कई जन को कभी देखा है वो लोग माइक्रोस्कोप से हैंडराइटिंग, बहुत सारे जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोप से हैंडराइटिंग देखते हैं। ठीक है, कि माइक्रोस्कोप से एक एक चीज देखा, दैट टेक्स लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग, काफी आवर्स लगते हैं छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। दैट इज स्ट्रेट मेथड। तो हम सीख रहे हैं गेस्टॉल्ट मेथड। हम अपने सेशन में सीखेंगे गेस्टॉल्ट मेथड, जहां पे आप हैंडराइटिंग देखेंगे और हैंडराइटिंग से आपको पता चलेगा कि सामने वाला कैसा है, क्यों है, क्या चाहता है। अब बेसिकली किसी को लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? लग सकता है ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो नेचर है आप उसी हिसाब से बिहेव करते हैं, यस। राइट? हम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमारा नेचर है। तो वो क्यों आता है? आपका जो नेचर डेवलप हुआ है वही आपका ब्रेन बताता है एंड वैसा ही आप बिहेव करते हैं। हम कोई भी चीज, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो तीन तरह से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला है हम बोल के करते हैं। दूसरा है हम अपने जेस्चर से करते हैं, जैसे हमने सीखा था ना कि मुद्रास भी जेस्चर्स हैं। सेकेंड जेस्चर्स होते हैं, और थर्ड होता है आपकी लिखावट। अच्छा सपोज करिए कि मेरा मन बहुत खराब है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन मैं आपके सामने स्माइल करके अच्छे से बैठी हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, सॉफ्टली बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो वो मेरा जो इनर है, अभी इनर ट्रेट है वो आपको दिख रहा है। मैं जैसी हूँ वो आपको पता चल रहा है। समझिए कि मेरा नेचर एकदम डिफरेंट है लेकिन मैं पब्लिकली एकदम डिफरेंट आ रही हूँ। तो वो क्या हो रहा है, वो आपको मेरे तरफ मिसगाइड कर रहा है, मेरा जो नेचर अगर मैं आपको जैसे प्रेजेंट कर रही हूँ तो। ठीक है, तो आप अपने एक्सप्रेशन से, अपने बातों से मिसगाइड कर सकते हैं लोगों, राइट? अपने जेस्चर से भी कर सकते हैं। अंदर बहुत गुस्सा है, मैंने देखा है बहुत जनों को, 5 मिनट पहले मुझे पता है कि उसने इतना गुस्सा किया है और इतनी बातें हो रही थी, लेकिन जब भी कोई आता है, हमारे साथ भी होता है ना, हम घर में है ना कैसे रहते हैं या कुछ बात हो गई, लेकिन जैसे कोई मेहमान आ गया तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमारे फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है ना? हम ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं था, राइट? तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लोग मिसगाइड हो सकते हैं, आपके नेचर को लेके भी मिसगाइड हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी हैंडराइटिंग होती है ना, वो हैंडराइटिंग आपके बारे में सब कुछ बता देती है। वो आपको, सामने वाले को, मतलब अगर आप किसी की हैंडराइटिंग देख रहे हैं तो आप मिसगाइड नहीं होंगे, भले वो अपने आप को कुछ भी प्रेजेंट कर रहा है, बट उसकी हैंडराइटिंग से पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में कैसा है। हम किसी को देखते हैं, ठीक है, आज अगर आपके दिमाग में अभी गुस्सा है तो कितनी बार होता है कि वो गुस्से वाले शब्द निकलते हैं। आज आप मेरे पे गुस्सा हैं तो आपके शब्द कैसे निकलेंगे? हम किसी और के सामने प्रिटेंड नहीं करेंगे, लेकिन घर में अगर आप गुस्सा हैं, मुझसे गुस्सा हैं, तो आपके शब्द वैसे ही निकलेंगे ना, एंगर, एंग्री शब्द, है ना? आपके एक्सप्रेशंस भी वैसे ही निकलेंगे। और अगर आपके बहुत लव इमोशंस अभी आ रहे हैं तो आप शो भी अपने लव इमोशंस करेंगे। घर में तो हम नॉर्मली वैसे ही करते हैं, घर में तो हम प्रिटेंड नहीं करते हैं, घर में एक्चुअली व्हाट वी आर। सो आपकी हैंडराइटिंग इज एक्चुअली व्हाट यू आर, द सिग्नेचर इज व्हाट यू आर प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। सिग्नेचर वो होता है और हैंडराइटिंग होती है कि आप नॉर्मल अपनी लाइफ में कैसे हैं। तो आपका ब्रेन
जैसे अगर आप एंगर में हैं तो आपके गुस्से वाले शब्द निकलेंगे, आपके एक्सप्रेशंस वैसे होंगे। वैसे ही आपका जो ब्रेन है ना, एक्चुअल में आप कैसे हैं वो गाइड करता है आपकी हैंडराइटिंग के थ्रू। वो बताता है आपकी हैंडराइटिंग के थ्रू। आपकी हैंडराइटिंग, आप लिखते वही हैं जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी, जो इमोशंस आपके ब्रेन में फिट हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेन में अगर इमोशंस कुछ और फीड हैं तो आपकी हैंडराइटिंग कुछ और निकलेगी, हो ही नहीं सकता। राइट। तो आप मिसगाइड अपने एक्सप्रेशन से हो सकते हैं, अपनी लैंग्वेज से हो सकते हैं, कोई किसी के लैंग्वेज से, किसी के एक्सप्रेशन से हो सकते हैं, पर हैंडराइटिंग से मिसगाइड नहीं हो सकते हैं। वो आपको बता ही देगा कि सामने वाला क्या है, कैसा है। हमें प्रॉब्लम होती है ना, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई पेरेंट्स को लगता है यार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा बोलता नहीं है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, कहीं बुरी संगत में तो नहीं लग गया, या तो फिर कुछ अफेयर्स वगैरह का चक्कर तो नहीं है, उसका माइंडसेट तो कहीं इस तरीके का नहीं बन गया है। राइट। तो चिंता होती है पेरेंट्स को। दे फील कि क्या किया जाए, कि मतलब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे पता लगाएं। तो क्या तो आप पीछे पीछे भागिए, और मैं कहती हूँ पीछे मत भागिए। हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट कहते हैं कि पीछे मत भागिए, आप उनके सिर्फ हैंडराइटिंग देख लीजिए। पर्टिकुलर लेटर्स होते हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो है, जो बच्चा है, या कोई भी, अभी हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की बात कर लेते हैं, कि उसके दिमाग के थॉट्स कैसे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। आज आपको किसी के साथ शादी करनी है, ठीक है, आप कुंडली मिलाते हैं, सब कुछ मिलाते हैं। आजकल तो लोग हैंडराइटिंग मिलाने लग गए हैं। बोलते हैं सामने वालों को अपनी हैंडराइटिंग भेज एक बार, क्योंकि उसमें से देखना चाहते हैं कि बंदा रोमांटिक है कि नहीं है। ठीक है। उसका काम का तरीका क्या है, उसका प्रोफेशनली वो कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि वो सब आपकी हैंडराइटिंग में दिखता है। जो एकदम क्रिमिनल माइंडसेट जिसका होता है, वो लोग बहुत सोच समझ के लिखते हैं, तो वो भी पता चल जाता है कि ये क्रिमिनल माइंडेड है, ये फॉल्स है। फॉल्स भी पता चल जाता है कि आपकी हैंडराइटिंग देख। ठीक है। सो ये होता है एक्सक्यूज मी मैम। हैंडराइटिंग एनालिसिस। एक्सक्यूज जी बोलिए संध्या जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, फिर तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कोई बिजनेस डील करनी है तो पार्टनर की हैंडराइटिंग से भी हम बोल सकते हैं कि ये पार्टनर फेथफुल होगा। डेफिनेटली। यस यस। डेफिनेटली। आपको पता है बहुत सारे इसमें ये सेक्टर्स में है ना, आपके प्रोफेशनल्स, और ये बहुत सारे बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर्स और सब जगह पे है ना, आपके ग्राफोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है कि जो भी नए उनके एनरोलमेंट्स वो लोग लेते हैं ना, नए देखिए रिक्रूटमेंट आप, हाँ, रिक्रूटमेंट तो उन, एजेंसी। हाँ, जो भी आपकी नए है ना बंदे आते हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो उनकी हैंडराइटिंग वो लोग टेस्ट करने के लिए, पहले एनालिसिस करने के लिए देते हैं ग्राफोलॉजिस्ट को, कि देखो भाई इसका माइंडसेट कैसा है, ये हमारी कंपनी के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका माइंडसेट इज राइट और रॉन्ग। फाइन। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हैंडराइटिंग भी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी हैंडराइटिंग का सैंपल्स लेती हैं, एंड अब वो अपनी कंपनीज में ग्राफोलॉजिस्ट को वो देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं, कि मतलब भाई आप हमारे एम्प्लॉयज की हैंडराइटिंग पहले चेक करो, जो न्यू एम्प्लॉयज हम सोच रहे हैं कि उनकी हैंडराइटिंग से कि इनका माइंडसेट कैसा है। जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको बकायदा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टेडेक्स पे, बहुत जगह पे बाइज्जत बुलाया जाता है स्पीचेस देने के लिए। और वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप समझिए आप कॉलेज गए हैं, तो कॉलेज में गए हैं तो आप कॉलेज वाले बच्चों के हिसाब से आप कुछ एक लेटर्स बताएंगे, कि भाई आप ये देखो अपने पार्टनर में, या आप ये देखो इसमें उसमें, आपको कंपेयर, मतलब जिसमें भी आप सोच रहे हैं। अगर पेरेंट्स के लिए करते हैं तो आप ये वाला लेटर देखो अपने बच्चों का। क्यों भागना है पीछे, पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम लेटर की बात नहीं करेंगे, हम स्लांट्स की बात करेंगे, स्पेसिंग की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। हर एक लेटर का अलग अलग शेप होता है, जिससे बहुत कुछ बताया जा सकता है उसके बारे में। फाइन। सो जो ग्राफोलॉजी है वो एक बहुत, यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थी। अभी इसका थोड़ा सा फ्लो आ रहा है इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया तो ये बहुत फेमस है। ये प्रोफेशन टू बी अ ग्राफोलॉजिस्ट इज वेरी फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस है आउट ऑफ इंडिया।
इंडिया में इसका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोग हो रहे हैं। एक और चीज गुड न्यूज की, जो हमसे अभी करेगा ग्राफोलॉजी का कोर्स कर रहा है, अगर वो प्लेसमेंट चाहते हैं तो घर बैठे बैठे उनको प्लेसमेंट भी हम अवेलेबल कराएंगे। आपको सैंपल्स मिल जाएंगे, आप सैंपल्स के एनालिसिस करके आपको भेजना होगा। एंड आपका जैसे महीने का इतने सैंपल्स करीब हम सोचते हैं कि आप है ना एनालिसिस करके भेजेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होगी और आपको उसके बाद उसका अमाउंट पे किया जाएगा। लाइक घर बैठे बैठे आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी और को जैसे होता है ना कि शुरू के 6 महीना आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, आपको ट्रेनिंग भी अलग से और दी जाएगी। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, मैं एक बार और पक्का हो जाना चाहता हूँ, पक्की हो जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसकी भी हम प्रोविजंस हमारे पास हैं कि आफ्टर यू कंप्लीट फ्रॉम अस, अगर आपको एनरोलमेंट चाहिए कहीं पर, आपको रिमोटली वर्क करना है, तो वो भी प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल है। आप वर्क कर सकते हैं, आपको कहीं और इधर उधर ढूंढने जाने की जरूरत कुछ भी नहीं। ठीक है। बढ़िया गुड। अब जी बोलिए राजेंद्र जी। मैं बोला अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, हीलिंग में भी ऐसा है। हीलिंग में भी आप एक बार किसी की हीलिंग करेंगे ना, तो आपको इतना फायदा होगा कि आप बोलेंगे किसी को तो वो बोलेगा अच्छा एक बार ट्राई मेरे को करवा के तो दे। तो ये सारी चीजें होती ही ऐसी है। और ग्राफोलॉजी का तो हम कह ही रहे हैं कि आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको एनरोलमेंट हमारी तरफ से आ जाएगा कंपनी में। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे वर्क करता है। जो बर्थ से लेके 6 इयर्स तक होते हैं, तो बर्थ से लेके 6 इयर्स तक जो बच्चा होता है उसका माइंड कैसा होता है, उस टाइम उसको मदर केयर की ज्यादा जरूरत होती है, और उसका माइंड जो डेवलप होता है वो कम्प्लीटली मदर बेस्ड एक्टिविटीज से होता है। अब मदर बेस्ड एक्टिविटीज क्या होती है, नॉर्मल हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि सबकी, लेकिन एक नॉर्मल जनरल मदर एक्टिविटीज क्या होती है, लव, केयर, नर्चर, हाँ। ये होता है। ठीक है। हाँ, तो जब बच्चा कॉन्सिलिंग है। बॉर्न हो रहा है, जी, जब बच्चा बॉर्न हो रहा है तब से लेके वो 6 साल का होता है तब तक मदर ने उसके साथ क्या किया, कैसे व्यवहार रखा, एवरीथिंग उस पे डिपेंड करता है, और उसका जो माइंडसेट है वो वैसा होता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, पूरे बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। ब्रेन में भी लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को हैंडल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वर्क करवाता है, फंक्शंस करता है, करवाता है। एंड जो राइट ब्रेन होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जब आपका 0 to 6 इयर्स होता है तब आपका राइट ब्रेन उस टाइम डेवलप होता है। राइट ब्रेन क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, आर्ट होता है, लव होता है, कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, नर्चर होता है, केयर होता है, सारे के सारे फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं। राइट। राइट। और 6 इयर्स के बाद, यानी अगर 0 to 6 इयर्स में एक माँ ने अपने बच्चे को भरपूर प्यार, केयर, नर्चर अच्छे से दिया है, तो वो उसके जहन में, वो उसके नेचर में आएगा ही आएगा। मे बी जैसे अब टीन एज जब आती है, तो टीन एज के टाइम पे हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वो अपने को ही लेके बहुत बिजी होते हैं। लेकिन जब एक उनका एज आता है कि जब उनकी बारी आती है किसी और को नर्चर करने की, तब वो उनके जो ट्रेट्स हैं वो निकल के उभर के आते हैं। आप बच्चे की हैंडराइटिंग से, आफ्टर 12 इयर्स के बच्चे की हैंडराइटिंग से आपको पता चल सकता है कि आगे जाके ये बच्चा या ये इंसान, एज ए इंसान, ये लड़का बच्चा लड़की एज ए इंसान कैसा होगा, क्योंकि उसके अंदर वो इनबिल्ट 0 to 6 इयर्स में ही माँ के थ्रू हो जाता है, केयरिंग होगा कि नहीं, लविंग होगा कि नहीं, एंड एक्सेट्रा। ठीक है। सो वैसे होता है। एंड फिर 6 to 12 इयर्स में क्या होता है, आपका रोल फादर प्ले करते हैं। 6 to 12 इयर्स में आप थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। आप इस तरह से सोच के देखिए, अब 0 to 6 इयर्स में बच्चा कैसा होता है, बहुत डेलिकेट होता है, हमको संभाल के रखने की जरूरत होती है, उसकी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, लव देने की जरूरत होती है, उसकी स्पेशल नर्चर करने की जरूरत होती है। इसीलिए वो मदर रिलेटेड ट्रेट से अफेक्ट होता है। 6 to 12 इयर्स में बच्चा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको आगे जाके दूर जाके पढ़ाई करनी होती है, मतलब स्कूल जाके पढ़ाई करनी होती है। राइट। एंड बहुत सारी चीजें वो अपने, बोलते हैं ना कि माँ से हटके थोड़ा खुद से भी पढ़ने लगता है, खेलने जाता है नीचे, खुद से गिर जाती है, चोट भी लगती है, ठीक है, दवाई भी लगाता है, ठीक हो जाता है,
बहुत बार चोटें लगती हैं। सो बेसिकली 6 to 12 years में जो रोल प्ले करता है वो एक फादर का अटैचमेंट, फादर का कनेक्शन अपने बच्चों के साथ रोल प्ले करता है कि आज वो बच्चा कितना स्ट्रांग होगा, कितना रिस्क ले पाएगा, मेंटली भी कितना स्ट्रांग होगा, उसका स्टेमिना कितना अच्छा होगा, कितने अच्छे से वो एक्शंस ले पाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा होगा। ये सारी चीजें आपके 6 to 12 years में आपके फादर के रोल से होती। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बेसिक जो yes, हमारे 0 to 12 years के बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरीके से बाइफरकेट होता है। 0 to 6 years इज फेमिनाइन, हाँ फेमिनाइन ट्रेट्स डेवलप होते हैं, एंड 6 to 12 years में मस्कुलिन ट्रेट्स डेवलप होते हैं। अब अगर आपके 0 to 6 years में आपको लेडीज, आपको अपनी मॉम से या आपके फेमिनाइन जो भी आपके अगल बगल पे जो भी मदर फिगर है उनसे आपको कितना लव, केयर, अटैचमेंट, नर्चरिंग जितना मिलता है उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है। एंड 6 to 12 years में आपको जितनी हिम्मत, स्टेमिना, एक्शन टेकिंग कैपेसिटी और जितना स्ट्रेंथ आपको फादर से मिलता है अकॉर्डिंगली आपके ट्रेट्स वैसे डेवलप होते हैं। कई जन होते हैं ना कि थोड़े डरपोक जैसे होते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं रिस्क लेने की, तो उन्होंने उस एज में अपने फादर से वो स्टेमिना नहीं एडेप्ट किया, उनके फादर नहीं उनसे एडेप्ट करवा पाए अपने अंदर, उनको नहीं डलवा पाए, या तो खुद वो वैसे नहीं थे जो उन्होंने अपने फादर में नहीं देखा, इसीलिए उनमें डेवलप नहीं हुआ। और कितने के होते हैं कि फादर होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि उनका अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ 6 to 12 years में नहीं होता है, बोल के बच्चा वो चीज डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, अब आपके फादर के साथ आपके क्या रिलेशंस रहते होंगे, आपकी मदर के साथ आपके क्या रिलेशंस रहते होंगे, ये सब कुछ भी आप हैंडराइटिंग देख के आराम से बता सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसको हम लाइन बाय लाइन पहले जो मेजर सेक्टर्स है उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम सारे के सारे 26 लेटर्स पर हम जाएंगे, हर एक लेटर को बारीकी से पढ़ेंगे। बिल्कुल हम ट्रेट मेथड नहीं यूज कर रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप से देखे, लेकिन जो गेस्टॉल्ट मेथड है हम यूज कर रहे हैं, वो भी आपको ओवरऑल बहुत अच्छा सब कुछ बता देगी। हर जगह पे माइक्रोस्कोपिक नहीं यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक बेसिकली यूज करते हैं ना जहाँ पे आपको क्रिमिनल माइंड जेल में है या इस तरह के जो है ना फॉरेंसिक होते हैं, वहां पे ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक यूज किया जाता है। बाकी नॉर्मल वर्ल्ड में हम गेस्टॉल्ट मेथड ही यूज करते हैं, जो हम इसमें सीखने वाले हैं। जब आप देखेंगे और इनका कनेक्शन आपकी हैंडराइटिंग में, आपके लेटर्स में देखेंगे, तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ। और यहाँ पे जितना हम इन नोट्स के थ्रू सीखेंगे उससे भी ज्यादा मैं आपको और भी जितनी भी नॉलेज है वो भी मैं आपको इस कोर्स में इम्पार्ट करूंगी। यहाँ तक कि मेडिकल की भी जितनी भी नॉलेज मुझे है इसमें, वो भी मेडिकल भी मैं आपको इसमें नॉलेज इम्पार्ट करूंगी कि इस तरह से होता है। तो इसका मेडिकल, जैसे अगर किसी कोई ऐसा लेटर लिखता है तो देखिएगा उसके स्टमक में खराबी होगी, उसका स्टमक हमेशा प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें कि किसी का है ना कोई बहुत ज्यादा ब्लंट होगा, दांत में प्रॉब्लम आ सकती है उसको, तो ऐसी सारी चीजें भी हम बहुत कुछ इसमें कवर करें। ठीक है, चलो। अब ये चीजें कैसे होती है कि लाइक हैंडराइटिंग से हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि जो 0 से लेके 12 years तक जो आपके साथ हुआ है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, वो आपके ब्रेन में एक्चुअली आयनाइज्ड फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना जम जाता है, वैसे आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है, आप जैसे जैसे चीजें करने लगते हैं, आपकी हैंडराइटिंग में वो जो फॉर्म है आपका, वो जैसे बोलते हैं ना एक आइस है, वो पिघल पिघल के आपके बहने लगता है। तो वही चीज है, वो जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो आपके नेचर को डिकोड करता रहता है, एंड वो आपके हैंडराइटिंग में विजुअलाइज होता रहता है। जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं वो इन्हीं आपके हैंडराइटिंग के ट्रेड्स को डिकोड करती हैं अपने एक्सपीरियंस से, और बता सकती हैं, आपको बिना देखे बता सकते हैं। जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी देखें तो कोई होता है ना आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सब बताइए, तो वो लोग बता देते हैं ना कि हाँ आपके साथ अभी ऐसा हो रहा होगा, कुछ टाइम में ऐसा टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी हैंडराइटिंग देख के, बिना आपको देखे बता सकते हैं कि सामने वाला बंदा ऐसा होगा, और ये होता है।
हाँ, कई जन बोलते हैं कि इसको हम 100% तो है ना इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं आप 99% इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस पे डेफिनेटली आप 100% तो एस्ट्रोलॉजी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। 70% होता होगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है राजेंद्र जी, संध्या जी, कि सबका जो परसेप्शन है ना, मैंने देखा वो अलग अलग। ठीक है, आप बहुत सारी चीजों पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो मैंने टैरो भी सीखा है। ठीक है, टैरो भी क्या है, बहुत सारे मैंने मोडालिटीज इसमें कवर की। जब मैंने बहुत सारी मोडालिटीज कवर की तो उसके बाद मैं कुछ एक मोडालिटीज पे जंप करके आई, मतलब मैंने उनको ट्रस्ट आया और मैंने वो वाली मोडालिटीज को आगे बढ़ाने का सोचा, टैरो किया। टैरो में क्या प्रॉब्लम हुई, टैरो भी बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का बहुत अच्छे से जाता है लेकिन जब मैंने देखा कि सबका परसेप्शन एक ही कार्ड को लेके, एक ही चीज को लेके सबका परसेप्शन अलग अलग है, तो आप किस पे बिलीव करें? राइट। उसकी कोई स्टोरी तो नहीं थी, मतलब उसकी कोई ये नहीं दिया गया है कि अगर ये ऐसा है इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने देखा कि लोगों के अलग अलग परसेप्शन है, टेरो रीडर्स के भी अलग अलग परसेप्शन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि या हम, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप करते हैं, किसी भी फील्ड में आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि किसी ने आपको दिया रेमेडी, रेमेडी दे तो दी हम, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन कई जनों को लगता है ना हमें रेमेडी वर्क नहीं कर रही। ठीक है, सो बहुत बहुत सारी चीजें इस तरह से होती है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। फिर आप जब सीखते हैं उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है। एंड यस, दिस इज अ वाइट कॉलर जॉब, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। ग्राफोलॉजी का बहुत रिस्पेक्टफुल एंड बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। लोग आपको एज अ ग्राफोलॉजिस्ट जब बोलते हैं, आप लिखेंगे अपने नाम के आगे, मैंने नहीं लिखा है बिकॉज आई डोंट ओनली डू ग्राफोलॉजी। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे अगर आप इंस्टा वगैरह पे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ग्राफोलॉजिस्ट। एंड आई फील वेरी 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 प्राउड कि हाँ, मेरे नाम के साथ ये टैग मैं जोड़ सकती हूँ। एक्चुअली अ ग्राफोथेरेपिस्ट। अब ग्राफोथेरेपिस्ट और ग्राफोलॉजी में क्या फर्क, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट में क्या फर्क? ग्राफोलॉजिस्ट वो होता है जो सिर्फ एनालिसिस करता है, बताता है कि क्या है दिख रहा है उसे, ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे कई लोग हमसे करवाते हैं अपने बच्चे का, कि भाई मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग देख के बताओ कि इसका क्या करना चाहिए। मैंने एक बच्चे की हैंडराइटिंग देखी थी अभी हाल फिलहाल में, जिसका पता है सब कुछ डिप्रेशन की ओर जा रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन डिप्रेशन। तो वहां हमने पेरेंट्स को क्या किया, पहले ही सतर्क कर दिया कि आपका बच्चा डिप्रेशन के जोन में जा रहा है, इस तरीके का उसका बिहेवियर होता होगा। एंड दे एक्सेप्टेड, यस ऐसा होता है, ऐसा हम फील कर सकते हैं, हम फील करते हैं ऐसा। जैसे बच्चा घर में तो फिर भी बोल रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, लेकिन बाहर जाके कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, किसी को कुछ बोलता ही नहीं, या बाहर जाके बहुत एक्सट्रोवर्ट है। आज बच्चे का हैंडराइटिंग कैसा है, तो उसको कैसी चीजों में इंटरेस्ट है, आज वो साइंटिस्ट जैसा बन सकता है, जहां कोई भी चीज का डीप नॉलेज ले और उस पर वर्क ऑन करे, या तो फिर उसमें ऐसी क्वालिटीज ही क्या है, वो लीडरशिप जैसा, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज है उसमें। अब वो फॉलोवर बनेगा कि लीडर बनेगा, एवरीथिंग इस तरह की चीजें आप ग्राफोलॉजी से, उसकी हैंडराइटिंग से आप देख के पता कर सकते हैं कि आगे जाके वो आपसे, अपनी फैमिली से दूर होगा कि अपनी फैमिली के करीब ही रहेगा। ये सब कुछ आप इसमें से देख सकते हैं। उसका माइंडसेट कैसा है, चीट करने का माइंडसेट है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे है ना ये सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स और बहुत सारे ऐसी जगहों पे ग्राफोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो एम्प्लॉयज वो एनरोल करने वाले हैं तो उनका कहीं क्रिमिनल माइंडसेट तो नहीं है, चीटिंग माइंडसेट तो नहीं है। अगर चीटिंग माइंडसेट तो कंपनी को वो हार्म करेगा। और उसका आउटलुक कैसा है अपने काम की तरफ, ये सारी चीजें आप हैंडराइटिंग से पता कर सकते हैं। कई जन होते हैं कि ये पता करना चाहते हैं कि हमारा बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में आ सकता, किस फील्ड में मतलब एक एवरेज किस फील्ड में होगा उसका इंटरेस्ट, तो वो भी आप हैंडराइटिंग देख के बता सकते हो। हमारे जो नोट्स है उस नोट्स में आपको बकायदा कुछ क्वेश्चंस भी हमको मिलेंगे, एवरी चैप्टर के बाद हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। अब वो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर भी करना है कि ये चैप्टर हमने फिनिश किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंड फिर उसके आंसर आपको क्या लगता है उसके आंसर्स क्या है। सो वो सारा भी हमारे पास इसमें है। हम डिफरेंट डिफरेंट हैंडराइटिंग्स, बकायदा आपको हम डिफरेंट हैंडराइटिंग्स यहाँ पे दिखाएंगे। हर एक जो भी ट्रेड हम बताएंगे, उस हर ट्रेड की हैंडराइटिंग सैंपल आपको यहाँ दिखाई जाएगी।
ठीक है, और बताई जाएगी कि देखिए ऐसा है, इसका मतलब ये। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्लांट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये, तो अलग अलग तरह के स्लांट्स एंड एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस कोर्स। ठीक है, चलिए आज हम जो शुरुआत करते हैं, बेसिकली जैसे हमने बताया था कि थॉट, थॉट से ही आपके एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, घर में, जैसे आप सोसाइटी के सामने नहीं है, जो घर में होता है, एज आई सेड कि हैंड राइटिंग इज व्हाट, कि व्हाट यू आर एक्चुअली, आप एक्चुअल में क्या है, दैट इज योर हैंड राइटिंग, एंड व्हाट यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज योर सिग्नेचर। क्योंकि सिग्नेचर आप कहाँ कहाँ करते हैं, आप हर जगह पे, बाहर वाली जगह पे, चेक पे करेंगे, बैंक पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में करेंगे, बाहर की जगह जहां आपका कनेक्शन बाहर के लोगों के साथ है, वहां आप सिग्नेचर करते हैं। सो दैट शोज योर सोशल आउटलुक, दैट शोज योर सोशल वे ऑफ केयरिंग योर सेल्फ। और आपकी हैंड राइटिंग हमेशा जो आप लिखते हैं वो होती है, मीन्स आप जो हमेशा जैसे हैं, आप घर में जैसे हैं, आपका जो प्योर इनर सेल्फ है, चाहे वो नेगेटिव हो कि चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन आपका जो इनर सेल्फ है वो हमें ग्राफोलॉजी में, हैंड राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। हम इस कोर्स में ग्राफोलॉजी के साथ साथ, ग्राफोलॉजी इज लाइक स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हम इसमें साथ साथ थोड़ा मतलब काफी पार्ट ऑफ सिग्नेचर भी कवर करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसमें जो मेडिकल का भी जितना दे सकती हूँ वो हम मेडिकल लीगल की मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ नहीं था, लेकिन हम इसमें मेडिकल का भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो आपको ये एक तरह से ग्राफोलॉजी की कंप्लीट स्टडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड आप लोग को ये एडवांटेज हमने दिया ही है कि जो जो हमसे कर रहे हैं उनको अगर आगे जाके प्लेसमेंट रिमोटली वर्क करना है, कि अपने प्रोफेशन, जो भी वो जॉब या प्रोफेशन या जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस, उसके साथ वो चाह रहे हैं कि मुझे इसको तुरंत में ही एज अ प्रोफेशन करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास पोजिशन अवेलेबल। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्राफोलॉजी का। आज एक छोटा सा पार्ट हम कवर करेंगे, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उसमें से भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिल जाती है। ठीक है, मैं मैम हाँ जी सॉरी, बोलिए संध्या आई एम जी। इंडल्ज। मैं किसी काम में अब इंडल्ज हूँ तो मैं प्रॉपर मतलब मैं हैंड रिटन कुछ नहीं कर पाऊंगी, अंडरस्टैंडिंग नो लेवल नो तक इट्स मैं ओके, आपको रहूंगी। हैंड रिटन अभी कुछ भी नहीं करना है, मैं तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ समझा रही हूँ, आप लोग इसको समझिए। ये जो ब्यूटीफुल साइंस है ना, ठीक। उसको समझिए, क्योंकि जब मैंने भी सीखना शुरू किया था उसे, तो कई सारी चीजों के बाद मुझे अमेज लगता था, अरे वाह सच में ऐसा होता है। जब हमने पता किया, मतलब ऐसा कि लोगों की हैंड राइटिंग देख के आप पता कर सकते हैं कि उसका जो माइंडसेट है वो एक बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह सब कुछ आपको हैंड राइटिंग में दिख जाता है। सो एवरीथिंग, मोस्टली बहुत सारी चीजें आपकी हैंड राइटिंग में कवर हो जाती हैं। ठीक है, सो मैं आपको जो आज स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत बेसिक वाला हमारा फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, एंड दिस इज मार्जिन्स। एक मिनट, होप यहाँ तक में सब कुछ क्लियर है, मैं बहुत फास्ट नहीं गई, एंड जितना भी बताया उतने में कुछ डाउट नहीं है। नहीं। ओके हाँ, रंजन जी। मैडम मैडम एक एक डाउट है मेरे को, डाउट मतलब हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने अपने सिग्नेचर का कोर्स किया था ना, जी सिग्नेचर का कोर्स, तो उसमें जी। हम सर बता रहे थे कि 0 से 7 तक जो है मदर का होता है, और 7 से 14 तक ये होता है सिग्नेचर। हाँ तो जी। तो हाँ, तो मैंने सर को वहां पे, आपने देखा मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं किया, हाँ। हाँ ठीक है ना, अब वो जैसे उन्होंने जैसे सिखा था, वो 0 to 7 इयर्स इसलिए भी बोला था, 0 to 7 इयर्स, और फिर उन्होंने 7 to 14 इयर्स बोला। हाँ हाँ। अगर आप देखिए 12 इयर्स, तो नॉर्मली एक गर्ल या बॉय में आप देखेंगे साइन ऑफ मेच्योरिटी आने लगती है 12 इयर्स में, राइट। यस। जैसे गर्ल्स के पीरियड्स ऑलमोस्ट शुरू हो जाते हैं, एंड बॉयज के आप देखेंगे मॉस्टैचिस बियर्ड उस एज में आने लगती है। यस। सो बेसिकली ये जैसे 12 और 14, आप देखिए कहीं कहीं पे कोई 12 बोलेगा, कहीं कहीं पे 14 बोलेगा। ओके। सो इट इज लाइक दिस ओनली। और 7 इयर्स का जो होता है ना, 7th ईयर होता है। 7th ईयर तक में क्या होता है कि बच्चे का जो इनिशियल स्टेजेस है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो 6 इयर्स तक कंप्लीटली मदर के ऊपर रहता है, और फिर ग्रेजुअली वो फादर में शिफ्ट होता है। मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन आपके थ्रू आ सकता है, क्योंकि हमने वहां पे 0 to 7 हाँ। किया था और 7 to 14 किया था। 14, हाँ, हाँ। सो बेसिकली मैंने आपको डिफरेंस बताया। मैं हम लोग ने हम जो प्रोफेशनल हमारे भी जो नोट्स हैं, सारे नोट्स प्रोफेशनल ही हैं। जो हाँ। नोट्स हैं उसमें ये है कि 0 to 6 हम मदरली केयर से करते हैं। आप 7 इयर्स में होते हो तो
7 इयर्स में आप कौन से क्लास में चल जाते हो? 3rd स्टैंडर्ड में चल जाते हो? नहीं, 7 इयर्स में आप 2nd स्टैंडर्ड में चल जाते हो। 6 इयर्स में आप 1st स्टैंडर्ड में जाते हो, फर्स्ट, ठीक है। हाँ। एंड दूसरी बात जो 12 इयर्स का मैंने बोला कि साइन ऑफ मेच्योरिटी गर्ल्स एंड बॉयज में आने लगती है। गर्ल्स में पीरियड का उनका मेंस्ट्रुएशन ऑलमोस्ट वो एज होता है कि स्टार्ट होता है, एंड बॉयज में उनका मेच्योरिटी उनकी भी आने लगती है, जहाँ पे उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सो ये यहाँ पे ये फर्क, ये ज्यादा डिफरेंस ठीक नहीं है। सो है। दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ मच ह्यूज डिफरेंस डिफरेंस, नहीं, बट नहीं। यस, आप जितने लोगों से करेंगे हो सकता है आपको कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हाँ, आपको यस, यस। मिले ही। हाँ, तो कई क्वेश्चंस तो मैं भी पुट करती थी, इफ यू रिमेम्बर। यस, यस, हाँ, हाँ, बहुत करते हैं। हाँ, शुरू शुरू में मैं क्वेश्चंस पुट करती थी, और सर उसका आंसर भी बहुत अच्छे से देते थे। एंड फिर उसके बाद से फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हमारा डीपन हुआ, तब उसके बाद से तो फिर क्वेश्चंस वैसे ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस तो फिर रह ही नहीं जाते हैं, फिर तो खाली हमारी लर्निंग्स रहती है, राइट। तो हाँ। यही बात है जी। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मार्जिन। अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो मार्जिन कैसे होता है, जैसे ये पेज है, मार्जिन हम यहाँ बनाते हैं, और आप देखेंगे कि मार्जिन मोस्ट बुक्स में रेड कलर की होती है, यस। राइट। मार्जिन ऐसे बनती है और ऐसे टॉप मार्जिन होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर की मार्जिन ज्यादा बड़ी होती है, यहाँ की मार्जिन भी इतनी होती है, और नीचे की मार्जिन है ना, जो लास्ट लाइन होता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा जो 2 लाइंस के बीच का होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे ऊपर का मार्जिन का ये गैप ज्यादा है, इसका गैप कम होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इन चारों मार्जिन के, ये चारों जो साइड्स हैं, ये और ये, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, इनका मीनिंग क्या होता है। ये जो सबसे पहले जो हम लेफ्ट मार्जिन बनाते हैं, ये यूजुअली 1/8 ऑफ द पेज होता है, जो 1/8 जो पूरा वाइटनेस है, विद है, उसका 1/8 पार्ट होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये हाफ से लेके 1 इंच का इसका होता है, ठीक है। हाफ से लेके 1 इंच की इसकी गैपिंग होती है। ये इसलिए होता है, जो लेफ्ट साइड होता है ना, ये होता है आपका पास्ट, आपके नोन, और आई मतलब आप, आपका कंट्री, आपका रिलीजन। अब नोन्स में ही आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आ जाती है, मतलब आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ये होता है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, जो होता है आपका पास्ट। अब पास्ट में आपकी गुड एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं और बैड एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। अच्छा, जब हम लिखना चालू करते हैं, हम लेफ्ट साइड लिखते हैं ना, हम ऐसे जाते हैं, ठीक है। सो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, और ये आप अपने से दूर जा रहे हैं। व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पेज, यू आर गोइंग फार फ्रॉम यू, थोड़ा सा आप दूर जा रहे हैं अपने से। आपका हाथ पास लेफ्ट में ऐसा है, राइट में करते 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 आपका हाथ आपसे दूर जा रहा है, राइट। तो हर चीज जो हम लिखते हैं, जो हम यहाँ पे समझेंगे ना, वो कंप्लीटली हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसका मतलब ऐसा ही क्यों है, राइट। तो आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आप खुद से दूर जा रहे हैं। तो लेफ्ट क्या हो गया, आप खुद हो गए। हाँ। आप जब लेफ्ट से स्टार्ट किए थे तो आप खुद के पास से स्टार्ट किए थे। जब आप राइट जा रहे हैं तो खुद से दूर जा रहे हैं, खुद से दूर जा रहे हैं, यानी कौन हो गए, अननोन्स, जो दूसरे लोग हैं। हम्म, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे अदर पीपल हैं, हम्म, ठीक है। नोन्स हो गए यानी आपके पेरेंट्स हो गए एंड आपके फ्रेंड्स हो गए। यहाँ पे अननोन मतलब क्या हो गया, आपकी सोसाइटी हो गई। सोसाइटी यानी आपकी वाली सोसाइटी नहीं, ये वर्ल्ड एज अ होल। नॉर्मली आपकी सोसाइटी जो होती है वो यहीं पर आती है, ये जनरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मतलब अननोन पीपल की बात कर रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, हम्म, अननोन चीजें। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल, इट इज ऑल्सो अबाउट द अननोन थिंग्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कंट्री क्यों, क्योंकि ये कंट्री आप उसमें रहते हैं, वो आप बोलते हैं ना मेरी कंट्री, माई, जो भी चीज आप अपने से रिलेट करते हैं, दैट इज योर पास्ट। माई रिलीजन, सो इट इज योर लेफ्ट साइड, वो आपके पेज का लेफ्ट साइड है। मेरी सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स, सो जो भी चीज मेरी है,
क्योंकि आप जब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो आप खुद के पास से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी खुद की हैं, जो आप समझते हैं कि आपकी है, जो बचपन से आप देखते आए हैं और जो आपकी है, इनबॉर्न आपकी है। ठीक है। जो आपका राइट साइड है वो हमने देखा अननोन है। अब अननोन क्या क्या होता है? एक जनरल सोसाइटी होती है, अननोन आपके रिस्क भी होते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपको डुबाने वाला है, आप लेंगे वो रिस्क? आप रिस्क लेंगे नहीं ना। तो ये क्या है? अननोन रिस्क है। यस। अपॉर्चुनिटीज, अब समझिए कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, बट एक आई है एंड आई फील लाइक कि मुझे उसको ग्रैब करना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड ट्राई। अगर मुझे पता ही है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट, मेरे को फल देने ही वाली है, तो आप तो उसको डेफिनेटली करेंगे ही। यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड इज योर अननोन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको नहीं पता होता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि तुम ऐसा करेगा तो 100% ये होने वाला है। जिस जिसने ऐसा किया, आप एक फील्ड बता दीजिए या एक कोई चीज ऐसी बता दीजिए कि जिस जिसने ऐसा किया उसको हुआ ये, सिवाय भगवान से कनेक्ट होने के, उसके सिवाय स्पिरिचुअलिटी में जाने के अलावा आप कोई दूसरी ऐसी चीज बता दीजिए कि कोई गारंटी दे दे कि आप ऐसा करोगे तो आपका ये होना निश्चित है। कुछ नहीं होता है। सो योर राइट साइड ऑफ द पेज इज द फ्यूचर। वो आपका फ्यूचर, जैसे ये हमारा लेफ्ट साइड पास्ट है, वैसे राइट साइड आपका फ्यूचर भी है। लेफ्ट साइड जैसे नोन है, वैसे राइट साइड आपका अननोन रिस्क, अननोन अपॉर्चुनिटीज भी है। और उसमें क्या कर रहे हैं, आप लिखते लिखते खुद से दूर जा रहे हैं। हम जब खुद से दूर जा रहे हैं यानी वो हमसे नून नहीं है। हम इंग्लिश में पढ़ाते भी हैं तो दिस दैट पढ़ाते हैं ना। दिस क्या होता है? नियर बाय, जो हमारे पास है। और दैट क्या होता है? जो हमसे फार है। तो ये जो राइट साइड है दैट इज फार फ्रॉम अस, दिस इज नियर टू अस। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। कई बच्चे होते हैं ना जिनका नेचर ही एक्सीडेंटल होता है, बहुत चोटें लग के आती हैं, या ऐसे बच्चों को मतलब बोलते हैं कि यार आपको व्हीकल देनी ही नहीं चाहिए, वो भी आप हैंड राइटिंग में बता सकते हैं। बच्चा लेजी है, आज का काम कल पे छोड़ेगा, कल का काम परसों पे छोड़ेगा, वो भी आप हैंड राइटिंग देख के बता सकते हैं। कि बहुत सारे अगर कामों को करने में है ना, मतलब वो एक बहुत सारे काम एक साथ में करता है और सब में गुड़ गोबर कर देता है, वो भी आप हैंड राइटिंग देख के बता सकते हो। एवरीथिंग, तो जो आप लिखते हैं वो आपके पर्सनालिटी को डायरेक्टली बताता है। एंड आप देखेंगे, ये आप 99% देखेंगे ये सही जाता है केसेस में। ठीक है। सो यहां तक ये पास्ट, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द पेज, इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे सब कुछ क्लियर है? यस। ठीक है। नमस्ते कमलेश जी, राधे राधे। काफी लेट से ज्वाइन किया आपने। जी नमस्ते। थोड़ा हाँ बाहर राधे थे। राधे, हाँ जी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो आपका टॉप है, टॉप पोर्शन है, टॉप मार्जिन है, ये आपका क्या करता है? दैट इज रिस्पेक्ट। ये दर्शाता है आपके रिस्पेक्ट को। अब रिस्पेक्ट किसके लिए? रिस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड थिंग्स। हम लेफ्ट साइड थिंग्स को ही बोलते हैं पास्ट। हम खुद, हमारी फैमिली, हमारा रिलेशंस, हमारा रिलीजन, हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी, एवरीथिंग विच इज हमारी। सो हम उसके प्रति कितना रिस्पेक्ट रखते हैं, दैट शोज योर टॉप मार्जिन। अब आप बोलेंगे कि मार्जिन तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। सो मार्जिन ऑलरेडी प्रोवाइडेड लेफ्ट साइड में और टॉप में होता है जब आप रूल पेज पे वर्क करते हैं। जब भी हम ये हैंड राइटिंग के एनालिसिस के लिए हैंड राइटिंग सैंपल्स लेते हैं तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज डन ऑन प्लेन पेजेस, अनरूल्ड प्लेन पेजेस पे ही लिया जाता है। कभी भी अगर किसी ने रूल्ड पेज पे अगर आपको हैंड राइटिंग के लिए हैंड राइटिंग सैंपल्स भेज दिए तो आप उसको फिर बोलेंगे कि आप हमें प्लेन में ही भेजिए। इनफैक्ट आप उनको गाइड ही करेंगे कि भाई हमें प्लेन पे ही लिख के भेजना। और 1 पेज इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। जब आप एक ही पेज लिख रहे हैं आप कॉन्शियस होके लिखेंगे। हैंड राइटिंग इज नॉट अबाउट योर कॉन्शियस माइंड, एक्चुअली हैंड राइटिंग इज अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, कि व्हाट यू आर एक्चुअली। मैं कहीं बाहर जाऊंगी, किसी पार्टी में जाऊंगी तो मैं अच्छे से तैयार होके जाऊंगी, लेकिन मैं घर में रहूंगी तो मैं अपने नॉर्मल पैंट्स में रहूंगी, नॉर्मल टॉप्स में रहूंगी। राइट। तो आपको हैंड राइटिंग से ये पता करना है कि मैं एक्चुअल में कैसे हूं, अगर आपको मेरे से दोस्ती करनी है तो।
आपको ये थोड़ी देखना है कि भाई मैं पार्टीज में कैसे बिहेव कर रही हूँ। आपको मेरे से अच्छी दोस्ती करनी है, आप देखेंगे कि मैं एज अ पर्सन कैसी हूँ। सो आपकी हैंडराइटिंग बताता है कि आप इसका एज अ पर्सन कैसे हैं। सो जो टॉप मार्जिन होता है वो आपका होता है रिस्पेक्ट। हमें सालों से, बचपन से हमें ये मार्जिन के साथ ही लिखवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। कोई भी चीज अति, बोलते अति एंड अना दोनों, जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों ही हानिकारक है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा या कोई भी चीज कम, दोनों ही हार्मफुल होती है। आप हेल्दी खाना भी अगर ज्यादा खाएंगे तो वो भी आपको बॉडी में हार्म करेगा, ओबेसिटी हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ज्यादा प्रोटीन भी लेंगे तो वो भी आपको हार्म करेगा। मतलब कोई भी चीज आपको हार्म करेगी अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसीलिए यहाँ पे इतना जो गैप रखा है, बचपन से हमें रखाया गया है, हम इतने गैप रख के लिखते हैं क्योंकि हर एक चीज का एक बाउंड्री होना चाहिए। आपका इन सबके प्रति एक रिस्पेक्ट जरूर होना चाहिए, बस उसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप वो रिस्पेक्ट के आउट ऑफ आप गलत ही काम कर दें। कोई आपको गलत करने के लिए बोले, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप किनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, समझिए कोई XYZ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो गलत काम करने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट गलत काम कर देंगे? नहीं ना। तो आप एक वो बाउंड्री तो सेट रखेंगे कि आपकी रिस्पेक्ट उनके लिए वाजिब है, जितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे भी नहीं कि अंधा, अंधा प्यार बोलते हैं ना, वो अंधा प्यार, कोई भी चीज अंधा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए ऊपर इतना मार्जिन रखा जाता है, दैट इज रिस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड के सारे आपके एलिमेंट्स के लिए। अब ये जो डाउन पार्ट है दैट इज द एग्जीक्यूशन, और ये एग्जीक्यूशन आपका रिलेटेड होता है आपके राइट साइड ऑफ द पेज से। राइट, अब राइट साइड में हमने क्या देखा पेज के? रिस्क होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, आपका वर्क होता है, आपकी अननोन चीजें जिनको आप नहीं जानते हैं, दैट इज ऑल योर राइट साइड। खुद से दूर जाना, खुद से दूर, जो आपके नोन है वो तो आपके पास ही है ना, जो अननोन है वही तो दूर है। राइट, सो दिस ऑल कम्स ऑन द राइट साइड। अब जो एग्जीक्यूशन है आपका, नीचे का एरिया इतना ही इसलिए रखा जाता है ताकि आपका एग्जीक्यूशन डिले ना हो, आपका एग्जीक्यूशन खराब ना हो। अगर राजेंद्र जी अपने वॉश थेरेपी में आपको अगर याद हो तो हमने बेल्ट्स में देखा था ना, बेल्ट ऐसे वाले भी होते हैं और ऐसे ऐसे वाले भी होते हैं, जैसे ये घड़ी है तो ऐसे ऐसे वाले भी होते हैं। याद है राजेंद्र जी, हमने देखा था ऐसे वाले बेल्ट्स भी होते हैं जिसमें आपका ज्यादा स्लीपिंग रेक्टेंगुलर है, और एक के स्टैंडिंग वाले भी होते हैं। तो हाँ। ये प्लानिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, और यस। इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है और हम इसको प्रेफर करते हैं। राइट, याद है आपको? हाँ, याद आया। हाँ जी। तो ये जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द पेज होता है दैट इज एग्जीक्यूशन, और यही रीजन है कि नीचे वाला जो एरिया है ना उसको बहुत कम छोड़ा जाता है ताकि आपकी एग्जीक्यूशन में डिले ना हो, आपकी एक्शन टेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमें बचपन से वैसे ही सिखाया जाता है, हमारे माइंड को डेवलप किया जाता है कि हम ऐसे ही करें। जब हम सालों से इस चीज को फॉलो करते हैं और उसके बाद जब आपको प्लेन पेपर में लिखने के लिए बोला जाता है, तब आप इस चीज को, इतने मार्जिन को, यहाँ के इतने मार्जिन को और यहाँ के इतने मार्जिन को आप कैटर कर पाते हैं कि नहीं, वो दिखाता है कि एक्चुअल में आपका माइंडसेट कैसा है इन चीजों के प्रति। अभी हम मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो मार्जिन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके प्रति आपका माइंडसेट कैसा रहता है वो बताता है। कई लोग होंगे, आप देखेंगे, मैं इस पेज को इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी। कई लोग होंगे, आप देखेंगे ये पेज है तो एकदम यहां से शुरू करेंगे, मतलब इतना सा भी खाली नहीं जाना चाहिए पेज, है ना, एकदम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और एकदम राइट साइड तक जाएंगे ही जाएंगे। अब राइट साइड में कितनी बार होगा कि जैसे समझिए कंट्री लिखना है तो COUN आ गया, अब आगे TRY कैसे कर देंगे? TRY ऐसे लिख देंगे, या तो TRY ऐसे लिख देंगे, या तो COUN इधर लिख देंगे, इधर डैश कर देंगे और TRY नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो ये हर चीज जो लिखते हैं ना उसका भी अपना तरीका, अपना एक ट्रेट है जो खुद बोलता है कि ये इंसान ऐसा है। राइट, चलिए। अब जैसे कोई बंदा अगर ऐसे लिखता है, कोई इंसान अगर ऐसे लिखता है जो लेफ्ट साइड से लेके पूरी की पूरी राइट साइड तक जा रहा है, तो सबसे पहला ट्रेट आप बोलेंगे ये इंसान निहायत ही कंजूस है, अमाइजर, क्योंकि वो पेज के इतने पोर्शन को भी नहीं छोड़ रहा है।
आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब इनको ज्यादा रखने की, हाइट थोड़ा टाइट रहता है, मतलब हाइट थोड़ा टाइट रखने की आदत है क्या। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कंजूस हाँ, है ना। लेकिन इनका माइंडसेट वैसा है कि चीजों को बचा बचा के चलना, जितना हो सके उतना बचा बचा के चलना। ये वो वाले लोग होते हैं ना जो ब्रश को पहले ब्रश की तरह यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जब ब्रश खराब हो जाता है तो उसको नाड़ा लगाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। मतलब हर चीज का ऑप्टिमम यूज, मतलब कंजूस। अब आप किसी को बोल देंगे संध्या जी कि भाई ये तो बड़ा कंजूस इंसान है, भाई सामने समझिए मैं ही आपके पास अपने हैंडराइटिंग के सैंपल लेके आ दूं, हाँ, और मैंने बोला कि भाई मेरी हैंडराइटिंग का एनालिसिस करो, और आप बोलेंगे मैम आप तो बड़े कंजूस हैं, और मुझे कैसा लगेगा सोचिए। क्या तो मैं हंस पड़ूंगी, इसके दो हो सकते हैं, क्या तो मैं हंस पड़ूंगी बिल्कुल कि हाँ भाई बोल तो सच रहे हैं। ये जब आप और मैं अकेले हैं तब मैं हंस लूंगी, ठीक है, अगर मेरे में ईगो नहीं है तो मैं हंस लूंगी, इस बात को एग्री कर दूं। और अगर आपने 10 इंसान के सामने ये बोल दिया तब क्या सीन होगा बताइए। कैसे बोल तब दिया सामने तुमने? वाला हर्ट, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा, उसको लगेगा ऐसे कैसे बोल दिया आपने पब्लिकली, है ना। तो इसीलिए हम क्या मैम मैं कर आप सकते हैं कि भाई मैम मैं आपको क्या बोलूं, मैं खुद ही ऐसी हूँ। मैं अभी चेक कर रही हूँ कि मैं तो ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, हाँ एक चीज और हैंडराइटिंग में हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर ऐसे हैं, किसी का नेचर ऐसा है तो आप उससे हैंडराइटिंग नहीं बताएंगे। आप हमेशा ट्रेड्स हैंडराइटिंग देख के ही पर्सन की बताएं। जैसे कई जन होते हैं ना, ऐसे कई बार हमारा ये चीज सही भी निकलता है, ऐसा नहीं कि गलत निकलता है। कि जैसे समझिए कि अगर कोई बहुत कंजूस है तो हम ये नहीं बोल देंगे कि आप है ना प्लेन पेपर में शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा जगह भरते होंगे। नहीं, आप किसी के बिहेवियरल पैटर्न को देख के हैंडराइटिंग के ट्रेड्स नहीं बोलेंगे, आप किसी के हैंडराइटिंग को देख के उसका बिहेवियरल पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, इसको हमेशा से याद रखना है। ओके, चल। सो ये देखा आपने, ये बड़ा अच्छा हो गया ना कि भाई सामने वाला इंसान कंजूस है, इजीली पता चल गया हमें। मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरा वीडियो स्टक हो गया है। आ रही आवाज, हाँ, चलो संध्या जी की करो। तो बड़ी अच्छे से है ना, संध्या जी की स्माइल इतनी अच्छे से आ रही है कि मजा आ रहा है उनकी स्माइल देख के कि हाँ भाई ऐसा वो है ट्वीट ना। और ट्वीट मन कर रही है मैडम वो। हाँ, वो खाना भी अपने बना रही एक, हाँ एंड मतलब आई तो अप्रिशिएट है। कि मतलब जब ऐसी ऐसे लेडीज या ऐसे जेंट्स मिलते हैं ना कि जो अपने काम के साथ, दे आर सो वेरी डेडिकेटेड, मतलब कुछ नया सीखने की चाहत होती है। आज का हमने ओपन रखा था फॉर एवरीवन, राइट। तो कुछ नया सीखने की चाह होती है तो भाई हम कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन यार जितना नॉलेज मिले उतना कम है। नॉलेज को लेने का एक है ना जुनून होता है अंदर। सो दिस इज, आज जो आपने देखा, जो हमने बेसिक से आज स्टार्ट किया कि क्या होता है ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग के एनालिसिस क्या होते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं। सो ये क्या है, ये आपकी नॉलेज को बता रहे हैं। आप किसी को ही बोलिए, कहीं पर आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी को उसकी हैंडराइटिंग देख के, वजह से हम वॉच देख के बता देते हैं। राजेंद्र जी आप करते हैं कि नहीं, राजेंद्र जी वॉच का नहीं मैडम, करता नहीं है। करते नहीं है, लेकिन आप अपने लिए तो कर रहे हैं, अपने हाँ, घर के लिए आपके तो लिए कर हाँ, रहे हैं अपने लिए एटलीस्ट। यस। किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं, पर खुद की तो आप घर के लिए कर रहे हैं। यस यस। तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, अपने खुद को संभालता है, फिर आगे कूदता है ना। बिल्कुल। सो ये हुआ। आ, हाँ, तो ये हमने देखा कि अगर आपके जो मार्जिन्स हैं वो चारों मार्जिन्स आपको क्या डिनोट करते हैं एंड ये कैसे करते हैं। अभी जैसे किसी का, हम अपने नेक्स्ट क्लास में पूरे ढंग से हर एक मार्जिन का, लेफ्ट मार्जिन है उसकी भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, राइट मार्जिन की भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। वो कॉन्वेक्स में जा रहा है, कॉनकेव में जा रहा है, ऐसे स्लांट हो रहा है, सीधा जा रहा है, क्रिमिनल माइंड है। ठीक है, पापा का मतलब पापा बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होते होंगे। तो ऐसे वाले सारे मार्जिन्स, हम सब कुछ प्रॉपर होगा वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि आज जब अभी हम शुरू करेंगे तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक। ठीक है, बस अगर आप ये देखिए, क्योंकि आज हमसे हमारे साथ अभी और 2-3 जन जुड़े हैं जो ग्राफोलॉजी में नहीं है, तो एटलीस्ट उनको और मैं जितना आज नॉलेज दे पाऊं, हम जुड़े नहीं आगे जुड़े वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट जितना नॉलेज दे पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो है ना किसी किसी के आप हैंडराइटिंग देंगे ऐसे ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे, फिर आप धीरे धीरे देखेंगे उनका है ना इस लाइन में चला जाता है ऐसे, हाँ हाँ। है ना। अब लेफ्ट में क्या था हमारा, लेफ्ट में पास था, आई तो थे, वो तो आप खुद हैं ही, आपके पेरेंट्स हैं, आपका रिलीजन है, आपकी खुद की सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी, रिलीजन, कंट्री, वो एक ही चीज हम मानेंगे, उसी तरीके की चीज सब जो भी आपका है।
ठीक है। जब आप देखेंगे कि शुरू में यानी इनिशियल स्टेज में आप अपने पास्ट, अपने पेरेंट्स, अपनी नून, अपने रिलीजन, अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी से अटैच्ड थे। अब कोई भी आपकी गोद में अटैच का मतलब ये नहीं कि तुम यहीं से टच करना है, यहीं से शुरू करना है। जैसे हमने ऑलरेडी बात की, कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा होती है तो वो आपको हार्म करती है। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी एक स्पेस चाहिए होता है, तो वो स्पेस आपको हर रिलेशन में हर चीज के साथ चाहिए होता है, राइट। तो आप देखेंगे इनिशियल स्टेज में आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलीजन से, अपने नोन लोगों से आप कनेक्टेड थे, अपने रिलेटिव से आप कनेक्टेड थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपकी दूरियां इनसे बढ़ी। आप मेंटली इनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, क्या तो मेंटली क्या तो फिजिकली आप इनसे कनेक्टेड नहीं रहे उतने। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो आपके, आप हर्ट हुए हो, या कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जिसने स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने रिलीजन से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से आपको दूर कर दिया। कई बार होते हैं ऐसे लोग विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, अपनी कंट्री से दूर हो गए, है ना। तो ऐसे लोग विदेशों में जाके भी सेटल होने के चांसेस इनके होते हैं। इनका इंटरकास्ट मैरिज करने का भी सीन हो सकता है, यानी अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी हो जाए, दूसरे रिलीजन की लड़की या लड़के से उनकी शादी होना, यानी अपने रिलीजन से हटके हो गया, वो अपने रिलीजन से दूर गए। दूसरे इंटरकास्ट मैरिजेस होने के भी अगर किसी के हैंड राइटिंग ऐसे है तो आप कह सकते हैं कि इनके इंटरकास्ट मैरिजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग इनिशियली तो अपने लोगों से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर जाके आगे जाके वो उनसे दूरियां उनकी आ जाती हैं। अब आप एक और चीज देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। ये पेज का जो बाइफरकेशन हम करते हैं इसको एक और तरीके से करते हैं। ये पेज का बाइफरकेशन आप कर सकते हैं एज अ मॉर्निंग, आपके डे के बाइफरकेशन के हिसाब से, नून, इवनिंग एंड नाइट। ठीक है, ये मॉर्निंग है, ये नून पार्ट है, ये इवनिंग पार्ट है और ये नाइट पार्ट है। आप देखेंगे कितनों की हैंड राइटिंग, अब जैसे अपने मार्जिन भी होता है तो मार्जिन भी अपनी इतना खाली रखते हैं ना, हम्म। है ना। एकदम सुबह उठते ही तो आदमी सब कुछ नहीं करता है, सुबह उठता है, टाइम लेता है, मतलब उसका सुबह उठने के बाद कुछ एक टाइम उसका होता है, उसके बाद उसका शेड्यूल बिजी हो जाता है। अब आपका किसी 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 की आदत होगी कि इस वाले पोर्शन में बहुत लिखते होंगे, ये जो पूरा मॉर्निंग का पोर्शन है ना वहां पे बहुत लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मार्जिन है ये आपको प्लेन पेपर में देखना है कि कैसा है। मॉर्निंग वाले पोर्शन में बहुत लिखते होंगे, नून में कम लिखा होगा, या नून में और मॉर्निंग में बहुत लिखा होगा। आप देखेंगे कि जैसे ही इवनिंग वाला पोर्शन पेज का आएगा वहां से उनका जो लिखावट है वो कम होती जाएगी, नाइट में कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग सुबह और दोपहर को अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। आपका अगर इवनिंग पोर्शन ऑफ द पेज में आपकी अगर लिखावट कम है, मतलब वो इवनिंग में ज्यादा वर्क करना पसंद नहीं करते, मतलब उनका मन नहीं रहता है, करना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ता है, दैट इज आपको अपने मतलब जो भी है घर परिवार के हिसाब से करना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, आप कैसे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, हैंडराइटिंग आपको बताती है कि आप कैसे हैं। तो अगर आप समझ लीजिए कि इवनिंग आते आते आपके लिखावट में कमी आ जाती है, पोर्शन आपका कम लिखते हैं, मतलब इवनिंग में आपको कम काम करना पसंद है। नाइट में अगर आप नहीं लिखते नीचे वाला, यानी नाइट में आपको काम करना नहीं पसंद है, आप अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। और अगर ये नीचे का पोर्शन आपका ज्यादा खाली है तो ये नाइट तो दर्शा ही रहा है, प्लस आइए आपका एग्जीक्यूशन भी दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि आपका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली कम है। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पेज को पूरा यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये पोर्शन भी, ये पोर्शन भी, जब कंटिन्यूटी में लिखते हैं हम सारा पोर्शन यूज करते हैं। लेकिन आप किसी किसी हैंडराइटिंग में देखेंगे कि कोई भी एक पोर्शन आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम डेंस लगे। तो जो भी पोर्शन आपको कम डेंस लगता है आप देखेंगे कि उनको उस पोर्शन ऑफ द डे में कम काम करने की इच्छा होती है, दे वॉन्ट टू बी लिटिल मोर फ्री इन दैट पोर्शन ऑफ दैट डे। ठीक है, आप इसको कभी आजमा भी लीजिएगा।
और जो मैंने आपको पहले ही बताया ना कंजूस वाला, वो भी आप देखिएगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा, जो कंजूस वाला मैंने कहा ना, लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे पूरा का पूरा भर देते हैं, दे आर एक्स्ट्रा बिजी पीपल। बहुत अपने आप को बिजी रखते हैं और कंजूस टाइप्स के होते हैं, और खुद को ही ज्यादा समझ से खुद को पे ही कंसंट्रेट ज्यादा करते हैं। दूसरों के लिए टाइम, मतलब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोचने का उनका फितरत नहीं होता है। थोड़े सेल्फ माइंडेड टाइप्स होते हैं वो लोग। अगर बिजी भी रहते हैं तो बिजी रखना, खुद को बिजी रखना उनका खुद का शौक होता है। वो खुद को इतना अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, मतलब उनका चीज है ना सेल्फ के लिए होता है ज्यादा। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग एक बार जैसी आ गई वैसे ही हमेशा रहेगी। यू विल फाइंड ग्रेजुअल चेंजेस इन योर राइटिंग। और वो ग्रेजुअल चेंजेस इन योर राइटिंग आपकी मूड के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, एंड आपके थॉटफुलनेस के हिसाब से भी, आपके थॉट्स के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। आज पिछले साल मेरा थॉट कैसा था और अभी के साल में मेरा थॉट कैसा है, वो मेरे हैंडराइटिंग में डिफरेंस पता कर देगा। कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले, मेरी डॉटर की हैंडराइटिंग किस स्लांट में थी और आज उसकी हैंडराइटिंग कंप्लीटली ऑपोजिट स्लांट में आ गई। ठीक है। सो मैं आपको एक्सपीरियंसेस, अपनी एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, जो अपनी मेरी लर्निंग्स रही है, जितना मैंने एनालिसिस किया है अलग अलग बच्चों का, अलग अलग लोगों का भी, तो उसके हिसाब से आई एम सेइंग। तो ऐसी चीजें होती हैं। आप सिर्फ मार्जिन से ही बहुत कुछ पता कर सकते हैं। आज हमने देखा कि आप के परिवार से आपकी दूरियां बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं, आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी होती है। अभी तो हम राइट साइड कर नहीं रहे हैं, बट आई वांट टू गिव थोड़ा और नॉलेज टू दोज हु हैव जॉइंड ओनली टुडे, कि राइट साइड जैसे हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, हमारी अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे रिजल्ट्स होते हैं, आप जो काम करते हैं उसके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी राइट साइड का पार्ट ठीक आपने बनाया है, मतलब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आपको रिजल्ट्स चाहिए। अब आप स्लांट भी कैसे लिखते हैं, कि आपको रिजल्ट्स की तरफ भागना है, कि आपको इंट्रोवर्ट होना है, कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, वो सब कुछ हम टाइम टू टाइम, चैप्टर आफ्टर चैप्टर हम सीखेंगे। कई सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आई होप कि इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। राजेंद्र जी, कमलेश जी, संध्या जी, एंड हमारे साथ कोई और भी जुड़े हैं, ओम जी। कैसा लग रहा है ये सेशन आपको? आज का कैसा लगा अभी तक का? कुछ इंसाइट समझ मिला? आया। यस यस। जी। कुछ यस इंसाइट मिला? हाँ, लगा कि हाँ सच में यार अच्छा है ना? इसमें हाँ, तो कितने साल जब के आप बच्चों इसको को कर सीख, सकते हैं? सॉरी, बच्चों में कितने सालों का कम से कम करना चाहिए? बच्चों में आप देखिए, हम तो कहेंगे कि आप 10-12 ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक तो आप मत देखिए, कि 12 ईयर्स तक तो उनका डेवलपमेंट ही हो रहा होता है। आप 6 ईयर्स तक करते हैं, तब क्या होता है कि उनमें सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द नेचर हमें दिखता है। 6 ईयर्स में तो बच्चा करीब करीब, ऐसे 6 ईयर्स यानी कितने साल का हो गया, मतलब दो सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाता है, तो लिखना तो उसको आ जाता है, लेकिन सारे मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं उसको। अभी तक में 6 ईयर्स तक उसने सिर्फ एक ही पोर्शन ऑफ द लाइफ का अपने अंदर पे ग्रहण किया है। ठीक है। तो आप उसकी हैंडराइटिंग को देख के एनालिसिस नहीं कर सकते, सिर्फ एक पोर्शन को देख के कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा को भी, क्योंकि वो उस टाइम सीख ही रहा है। जब आप 12 ईयर्स का बच्चा हो जाता है तो उसके सारे मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। जो भी उसको मदरली ट्रेट्स लेने होते हैं और जो फादरली ट्रेट्स उसको ग्रैब करने होते हैं, उसके जीन्स में आ जाते हैं, उसके ब्लड में आता है, उसके माइंड में चला जाता है, वो चीज आप आफ्टर 12 समझ में हमें आता है। सो इट इज ऑलवेज गुड, अगर आप किसी बच्चे का ओवरऑल अगर आपको उसका सब कुछ देखना है, सो गो आफ्टर और ऑन, मतलब 12 एंड आफ्टर 12। कर आप 10 ईयर्स में भी सकते हैं, पर 10 ईयर्स में आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती है, क्योंकि उसका स्टिल डेवलप हो रहा है सेकंड स्टेज। जो फादरली ट्रेट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, मेल ट्रेट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। और 6 ईयर्स तक में तो उसके फीमेल ट्रेट्स डेवलप होते हैं। उसको लिखना ही कितना आता है कि आप उसकी हैंडराइटिंग को एनालिसिस करें। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जैसे आप लोग को सबको पता है कि मेरा प्रोफेशन इज टीचिंग, बच्चों के साथ है टीचर ट्रेनिंग देना, एंड माई पैशन इज ऑकल्ट। जैसे हम ग्राफोथेरेपी कर रहे हैं, सो दिस इज ऑकल्ट का ब्रांड। जो हम मुद्रास करते हैं, जो हीलिंग हमने दिया, वो सब कुछ है, ये ऑकल्ट का है। सो हैंड राइटिंग में भी व्हाट आई प्रेफर इज कि बच्चा जब छोटे, जब लिखना शुरू किया है ना, तभी से वो हैंड राइटिंग हमसे सीखे।
क्यों? क्योंकि जब हम उसको शुरू से ही, आज कर्सिव राइटिंग जो है, आप कर्सिव राइटिंग लिखते हैं उसका एकदम अलग सिग्निफिकेंस होता है, और जो प्रिंट राइटिंग लिखते हैं, प्रिंट राइटिंग मतलब कि आप कनेक्ट नहीं करते हैं लेटर्स को, वो लिखते हैं, उसके सिग्निफिकेंस एकदम डिफरेंट होता है। तो शुरू से ही और कर्सिव राइटिंग में भी जैसे वो स्टार्टिंग के स्ट्रोक जैसे होते हैं, एंडिंग स्ट्रोक जैसे करते हैं, स्कूल में ब्यूटीफाई करने के लिए जैसे हमको स्ट्रोक लगाने के लिए बोलते हैं, तो वो सारी चीजें नोइंगली और अननोइंगली बच्चे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स लेके आती है। सो अगर आपको ग्राफोथेरेपी या ग्राफोलॉजी के एनालिसिस आपको आती है, ग्राफोथेरेपी अगर आती है, तो कोशिश करिए कि बच्चों को शुरू से, भाई ये लेटर को ऐसे लिखना होता है, और हर लेटर, कोई कोई जो जनरल पॉइंट्स होते हैं कि आपको हर लेटर ऐसे ही करना चाहिए, शुरुआत और उसकी एंडिंग, तो वो चीजें एटलीस्ट करने से आप देखेंगे, ये आप बहुत सारी चीजें देखिए, जो चीज हुई नहीं है उस चीज को तो आप देख नहीं रहे हैं ना, लेकिन नोइंगली अननोइंगली आप बहुत सारी चीजें शुरुआत से ही जब ठीक कर देते हैं तो उनके नेचर में ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती है। हमें हैंडराइटिंग देख के ये भी पता चलता है कि बच्चा कितना ग्रीडी है, और हम एक्चुअल में कर्सिव राइटिंग, जो नॉर्मल कर्सिव राइटिंग सिखाया जाता है, उसमें हम बच्चों को ग्रीडी बना रहे हैं। सो हम शुरू से ही आपके घर में भी जो भी सीखे, जो भी सीखता है कहीं से भी, जो भी चीजें आप सीखते हैं, तो देखिए कि आप शुरू से ही कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नोइंगली अननोइंगली आपका शुरू से ही बच्चों में वो आप इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, चलिए। सो होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया, यस यस। क्योंकि यू नीड टू एंजॉय लर्निंग्स के साथ एंजॉयमेंट। अगर आपको मजा नहीं आया, मतलब आपको लर्निंग्स आपको फायदा तो नहीं करेगी, ये श्योर है। क्योंकि जब कोई चीजें मजा आता है और हम वो सीखते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, तो हम उसमें ग्रो बहुत अच्छा करते हैं। आज जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आफ्टर 10th आप उसको साइंस दिलवाएंगे, वो ग्रो करेगा उसमें? आईआईटी करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो आज जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हमको मजा आया, मजा आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब आप उसमें अच्छा ग्रो करेंगे, बिकॉज आप में वो स्किल्स उसकी है ना, वो देखने की अलग नजरिया आप में उसका डेवलप होगा। मैं जितना दिखाऊंगी या कोई भी आपको मेंटोर जितना दिखाएंगे, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ खुद से भी समझना शुरू करेंगे, आप खुद से भी समझेंगे। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। सो चलिए, मुझे बड़ा मजा आया आप लोग के साथ, संध्या जी की वो वाली स्माइल देख के कि मैं खुद ऐसी हूँ, एंड द वे, नॉट स्माइल, द वे शी एंजॉयड शेयरिंग, द वे शी लाफ्ड, दैट रियली मेड माई मोमेंट। सो मेरा मोमेंट ऑफ द डे वही था कि व्हेन शी मतलब उन्होंने कन्वे किया यहाँ हम सबको, एंड शी एंजॉयड। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आप सबकी लवली लवली स्माइल्स, एंड आप सबके सहयोग के लिए, ऑल योर पार्टिसिपेशन, ऑल योर सहयोग, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, एंड इसके बाद वी कैन हैव 4-5 मिनट्स का टॉक इफ यू वांट।